ऑलराइट, सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड थ्रू बॉर्न हैबर साइकिल समझाया था, उसका इंपॉर्टेंस भी आपको क्लियर किया था, राइट। आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब डिस्क्राइब किया था। उनमें जो की हाईलाइट है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं शो करते हैं। कब करते हैं बेटा? एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन, राइट, क्योंकि तब आयंस फ्री टू मूव होते हैं, मोबिलिटी होती है। उसके बाद मैंने बताया था जब भी वाटर के अंदर या कोई भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर आयनिक कंपाउंड आप लेते हो तो चारों तरफ उसके लेयर बनता है डाइपोल का, आयन डाइपोल का। और ये जो लेयर बनता है वो मल्टीपल लेयर भी हो सकता है। कितने मल्टीपल लेयर्स बनेंगे, आई मीन कितना लेयर का फॉर्मेशन होगा, वो डिपेंड करता है कैटायन की पोलराइजिंग पावर या एनायन की पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कैसे देखते हैं? चार्ज टू साइज रेशियो के साथ, है ना, एक प्रोपोर्शनैलिटी उसके साथ। जितना छोटा आयन होगा उतना मल्टीपल लेयर बनने का चांस है, क्योंकि फोर्सेस ज्यादा आएंगे। गॉट इट। फिर हमने देखा था कैसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लिथियम आयन का साइज बढ़ जाता है, जिससे उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। यहां तक सभी को क्लैरिटी है? बोलो। ग्रेट। अब हेडिंग डालो, पढ़ते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, solubility of ionic compound in water, मतलब पोलर सॉल्वेंट में मैं बात कर रहा हूँ। solubility of ionic compound in polar solvent। ठीक है बेटा। देखो वैसे तो solubility बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स में नाम लिया जाए तो टेम्परेचर, जो सोल्यूट मैंने लिया है, जो सॉल्वेंट लिया है उन पे, एंड जब उनकी मिक्सिंग हो रही है उससे एक थर्मोडायनेमिक टर्म है जिसका नाम है एंट्रोपी, उस पे भी। लेकिन अभी मैं बाकी सारे फैक्टर्स को साइडलाइन करता हूं, सिर्फ दो पे ध्यान देते हैं। एक है हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा है लैटिस एनर्जी। सो टेक्निकली अगर मैं बोलता हूं कि मेरा सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो पानी में घुल रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वाटर के अंदर डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? कि ये जो आयंस हैं दूर हो गए, तभी तो डिसॉल्व होगा। अगर इंटैक्ट रहेंगे तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा हमेशा। और दूर क्यों हो रहे हैं? कौन सी एनर्जी है जो इनको इस फॉर्म में लेके आ पा रही है? वो है हाइड्रेशन। ये सुनो, इसके चारों तरफ ऐसे लेयर बन जाएगा, ऐसे ही इसके चारों तरफ पॉजिटिव साइड वाला आकर के लेयर बना लेगा। तो दो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक है आप आयंस को दूर करोगे ताकि एक दूसरे के अट्रैक्शन जोन से बाहर हो जाएं, तो हमें कौन सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? लैटिस। क्योंकि जब गैसियस आयंस दूर थे और जब वो नजदीक आ रहे थे तो कौन सी एनर्जी रिलीज हुई थी? हमारी लैटिस। और इधर से रिवर्स जाना है, बिल्कुल हमें इनको दूर करना है, तो कौन सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? तो सॉल्युबिलिटी के अंदर अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन देखा जाए, मतलब एनर्जी ओवरऑल रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो इसमें दो पार्ट है। एक है हाइड्रेशन और दूसरा है लैटिस। लैटिस हमें देना पड़ेगा क्योंकि आयंस को दूर कर रहा हूं, तो यू। और दूसरा कौन सा? हाइड्रेशन, वो निकल रहा होगा, तो इसको माइनस से मैं लिख रहा हूं, एच। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुआ तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, लैटिस कम है तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस के अंदर चांसेस है कि डिसोल्यूशन का चांस और बढ़ जाए। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई, तो उसको घुलने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे आयनिक कंपाउंड पानी में घुलेंगे ही। इट डिपेंड्स
कि लैटिस एनर्जी उसका डोमिनेटिंग है या हाइड्रेशन एनर्जी, जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतना ज्यादा चांसेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस। ये समझ में आया कैसे मैं बोल रहा हूं ये बात, पूरी कहानी कैसे? क्योंकि डिसॉल्व होने का मतलब उनके लैटिस को तोड़ना हुआ, उन आयंस को सेपरेट करना हुआ, और जब वो आयंस नजदीक आते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी होती है? लैटिस। तो उनको सेपरेट करने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, तभी वो दूर होंगे। तो पूरा ओवरऑल मैंने डेल्टा एच लिखा है, लैटिस आपको सप्लाई करना पड़ेगा, और जो रिलीज हो रहा है वो कौन सा है? हाइड्रेशन एनर्जी, तो उसको माइनस के साथ। अब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो अच्छी बात है। सो ग्रेटर द हाइड्रेशन, greater is the tendency to dissolve. Greater the lattice energy, it's very difficult to separate them into gaseous form. So वहां पे difficulty आ जाएगा, तो इसलिए इस पैरामीटर से ध्यान रखोगे तो रहेगा। Of course, I am telling you that there are other factors also which decides, but अभी हमारा फोकस सिर्फ इन दो पे है, ठीक है ना? वो और अदर फैक्टर्स क्या है? जैसे मैंने बोला एंट्रोपी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और कौन प्ले करता है एंट्रोपी के अलावा? एंट्रोपी के अलावा जो फैक्टर्स है वो क्या था मैंने बताया? टेम्परेचर, ठीक है ना? आप लिखो solubility is affected by multiple factors। उसमें पॉइंट वाइज करके लिखते चलो। पहला, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टेकन, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टेकन। दूसरा लिखो टेम्परेचर, दूसरा लिखो टेम्परेचर, एंड तीसरा लिखो entropy of mixing, entropy of ENTROPY, entropy of mixing। एंड चौथा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? enthalpy of solution, डेल्टा एच सॉल्यूशन, यही है enthalpy of solution, है ना? अब आगे थोड़ा इसी के अंदर लिखो enthalpy of solution is affected by lattice energy and hydration energy। कैसे अफेक्टेड होता है ये आप फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लो। enthalpy of solution is affected by lattice energy and क्या बेटा? सॉल्यूशन है, हाँ सॉल्यूशन, एस ऊपर एन। enthalpy of solution is affected by lattice energy and hydration energy। कैसे? मैथमेटिकली लिख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू लैटिस को पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव के साथ, और फिर आगे नीचे लिखो solubility directly proportional to hydration energy and inversely proportional to lattice energy। कर लिया? सब मिटा दो, डायग्राम बनाना है तो बना लो, अदरवाइज मैं उसको मिटा देता हूँ। ये लैटिस एंड हाइड्रेशन समझने के लिए ही ये डायग्राम है कि इनको जब आप दूर करते हो, सो बेसिकली यू आर सप्लाइंग लैटिस एनर्जी एंड दीज सॉल्वेशन। ये मैंने सिर्फ एक बनाया है बेटा, आपको पूरे बनाने पड़ेंगे।
मैंने सिर्फ एक बनाया, आपको पूरा चारों तरफ लेयर बना करके, ये यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है यही तो हाइड्रेशन एनर्जी, और जो इन आयंस को दूर करने में एनर्जी लगी है वही लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब ये दोनों के पैरामीटर समझिए। हाइड्रेशन लैटिस को पहले देखते हैं, लैटिस एनर्जी। आपने देखा है कि लैटिस एनर्जी Q1 and Q2 product of charge of the cation and anion divided by sum of the radius of cation and anion। जबकि हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे पूरा, तो क्या मैं लिख सकता हूं इस सम ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन। इन ईदर केस इट इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन किसके प्रोपोर्शनल, चार्ज ऑन कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज ऑफ एनायन कैपिटल आर रेडियस ऑफ एनायन होगा। यहां दोनों का सम है और ये इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का सम ऐसे करके लिखना, Q1 by R1 Q2 by R2, यहाँ Q1 Q2 अपॉन R प्लस R। अच्छा देखो, दोनों ही केस में चार्ज के प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इनवर्सली, और हमें पता है कि ये एक के प्रोपोर्शनल है और एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो, एंटी पैरेलल रिलेशनशिप दे देगा। मतलब जिन सेट ऑफ कंपाउंड के लिए एक वैल्यू बढ़ रही होगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा और दूसरे के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी, मतलब हम इससे रिजल्ट डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इनएक्टिविटी आ जाएगी। रीजन ये है कि जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं बेटा, लिथियम फ्लोराइड ले लो, सोडियम फ्लोराइड ले लो, पोटेशियम फ्लोराइड ले लो, रुबिडियम फ्लोराइड ले लो, सीजियम फ्लोराइड, ओके, बस इतना। ऐसे इनके ऑक्साइड ले लेते हैं, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। इनके हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CS। फ्लोराइड एंड ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सोचो। तो अगर मैं ऐसे देखूं, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, लैटिस एनर्जी यानी U का ऑर्डर देखता हूं, बताओ किसका ज्यादा किसका कम, सबसे ज्यादा किसका हुआ लैटिस एनर्जी, बोलो लैटिस। अरे यार बोलो, इस ग्रुप में बात कर रहा हूं, ज्यादा किसका हुआ, हाँ बिल्कुल, लिथियम फ्लोराइड, साइज छोटा है उसका, तो LiF, फिर NaF, फिर KF, RbF एंड, अच्छा जी, उस हिसाब से लैटिस का ऑर्डर ये, सॉल्युबिलिटी एज पर लैटिस। बताओ, लैटिस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए डाउन द ग्रुप। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं, कितने लोग कह रहे फ्लोराइड तो सब में कॉमन हो गया, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन का जो कंट्रीब्यूशन है सब में सेम है। कैटायन का कंट्रीब्यूशन रिजल्ट डिसाइडिंग है, तो कैटायन यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बताओ हाइड्रेशन एनर्जी किस आयन का ज्यादा होगा, किस आयन का होगा, Li प्लस, फिर Na, फिर Rb, और फिर कैटायन का ऐसा ऑर्डर, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा ना मोटू He के प्रोपोर्शनल। ये बता रहा है कि बिल्कुल यही ऑर्डर है, लैटिस बोल रहा है इसका उल्टा करना पड़ेगा, एंटी पैरेलल हो गए, रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे केस में हम एक्सपेरिमेंटली उनको डिसॉल्व करके देखते हैं कौन डिसॉल्व हो रहा है, और फिर वहां से कंक्लूड करते हैं कि यहाँ डोमिनेटिंग कौन था।
तो जब इसको डिसॉल्व करते हो तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द solubility of cesium fluoride is highest among all of them. मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है जो नीचे जाने पे बढ़ा रहा है सॉल्युबिलिटी? लैक्टेज। हाइड्रेशन से तो ये ऊपर वाले का बेटर होना। इनका जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो आता है LIF से ज्यादा NaF, उससे ज्यादा KF, उससे ज्यादा RBF। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? लैक्टेज। समझ में आया? हाँ, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, इनके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, और ऑक्साइड का तो पूछना बनता भी है, क्योंकि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऐसे स्पीसीज हैं जिनका हम रिएक्शन पूरे केमिकल पूरे केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कहीं पे भी इनके रिएक्शंस आएंगे। इसलिए इनके ऑर्डर को तो दिमाग में अच्छे से बिठाना ही है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटली क्यों ना हो, बट वो आपको याद रहना चाहिए। तो डाउन द ग्रुप solubility of oxide, hydroxide and fluoride for alkali metal increases। लिख लो ये बात, कंक्लूड करें, नोट करके लिख लो। द solubility of oxide, hydroxide and fluoride of alkali metal increases down the group। Solubility of fluoride, oxide and hydroxide of alkali metals increases down the group। सबके साथ नहीं, इसे तो लिखवा रहा हूं ना स्पेसिफिक, कहां पे कौन डोमिनेट करता है, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट। एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल में सॉल्युबिलिटी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको नोट करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया? ओके जी, आ जाओ देखते हैं इनमें क्या है। कौन सा? नहीं बेटा, मैं चलो अगला पार्ट देखते हैं। देखिए ट्रेंड हर जगह एंटी पैरेलल होगा, BeF2 MgF2। ध्यान देना, मैं आयनिक कंपाउंड ले रहा हूं बेटा, आप ध्यान दे रहे हो क्या? मैं एल्कली मेटल ले रहा हूं एंड हेलोजेंस ले रहा हूं, जहां आयनिक कंपाउंड बनने, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था बॉर्न-हेबर साइकिल से, कि आयनिक कंपाउंड बनने का टेंडेंसी हाईएस्ट किन के बीच में। तो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल विद ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स एंड हेलोजेंस, हाईएस्ट उसमें हेलोजेंस, इसलिए मैं इसको चुपचाप लिख रहा हूं। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये कोवेलेंट है क्या, बिल्कुल नहीं, सभी के सभी क्या है, आयनिक। तो BeF2 MgF2 CaF2 SrF2, इसमें भी ऑर्डर यही आता है, बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, BeF2 हाईएस्ट हो जाता है। एंड इसमें रीजन दिया जाता है कि बेरिलियम का डबल चार्ज होना और साइज एकदम छोटा होने की वजह से इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, सो इट इज टू मच डोमिनेटिंग ऑन इवन लैटिस एनर्जी, इसलिए ये सबसे आगे आ जाता है। अदरवाइज अगेन डोमिनेटिंग फैक्टर आपको मालूम है बाकियों में लैटिस ही है, सिर्फ बेरिलियम का प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर क्या ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में? नहीं, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इज एज रेगुलर एज एल्कली मेटल। तो उसमें ऑक्साइड में बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम का ऑक्साइड होगा Mg, उससे ज्यादा CaO, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, उससे ज्यादा बेरियम ऑक्साइड, इट इज ऑल गुड। हाइड्रोक्साइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, BeOH होल ट्वाइस से ज्यादा, MgOH होल ट्वाइस इससे ज्यादा, CaOH होल तो इससे ज्यादा, SrOH होल ट्वाइस इससे ज्यादा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये दोनों पानी में घुलते नहीं है, इनसॉल्युबल है, बाकी ये पूरा घुल जाता है सॉल्युबल, ये मॉडरेट है, ये सब अच्छे से घुलते हैं। और एल्कली मेटल के सारे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छे से पानी में घुलते हैं।
और हाइड्रोक्साइड अगर वाटर सॉल्युबल हो तो वो अच्छा बेस होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया कुछ बेसिस बता दो, तो आंख बंद करके बोलो एल्कली मेटल के जितने भी बेस हैं सब अच्छे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, सब। एल्कलाइन अर्थ मेटल में पहले दोनों को छोड़ दो, बेरिलियम एंड दिस। इनफैक्ट जब टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोट्रिक होता है, पानी में नहीं घुलता है, एसिड से रिएक्ट कराओ तो उससे भी कर जाएगा, बेस से रिएक्ट कराओ। ये अकेला ऐसा मेंबर है पूरे एस ब्लॉक का जो एम्फोट्रिक है, बाकी एस ब्लॉक वाले एम्फोट्रिक नहीं होते, वो सभी के सभी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक ही होता है। सिर्फ एकमात्र ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है बेरिलियम का जो एम्फोट्रिक है। दिस इज एम्फोट्रिक इन ये और ये दोनों, ये बेसिक ही है, इसके नीचे वाले और अच्छे बेस है क्योंकि पानी में घुल जा रहे हैं। मैग्नीशियम पानी में अच्छे से घुलता नहीं है, उसकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है। डाउन द ग्रुप यहाँ सॉल्युबिलिटी का, तो लिख लो ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड फॉर एल्कली मेटल, ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल। हाँ, फ्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल, ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल। कर लिया सभी ने? कर लिया? आगे इसमें ये बात जरूर लिख लेना, द एक्सेप्शनली हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड इज ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। देखो जितने फ्लोराइड नोन है ना बेटा, उन सभी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल फ्लोराइड कौन सा है? बेरिलियम। आपको पता है ये कैल्शियम फ्लोराइड बहुत ही कम सॉल्युबल है पानी के अंदर, मैग्नीशियम कैल्शियम बहुत ही कम सॉल्युबल है। हाँ, और इस पे बेस्ड एक रिसर्च भी थी कि एक कंट्री है जहां पे रिलेटिवली इन्वायरमेंट फ्लोराइड रिच है, तो वहां देखा गया है डेंटिस्ट का एक सिंगल केस भी नहीं आ रहा है कि दांत के अंदर पोर्स हो गए, दांत खराब हो जाए, ऐसा कुछ केस ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो जब वाटर टेस्टिंग किया तो पता चला कि इसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है। तो क्या करता है, हमारा जो टीथ है उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट करके उसका पूरा फॉर्मूला है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड COH दोनों होते हैं। तो वो क्या करता है, फ्लोरीन OH को रिप्लेस करके CaF2 बना देता है, और CaF2 बन गया तो वो और स्ट्रांग हो गया, वो इनामल होता है उसको और स्ट्रांग कर देता है, इतना स्ट्रांग कर देता है कि बैक्टीरियल एंड किसी भी इन्फेक्शन से कुछ होता ही नहीं उसको। तो बेचारे डेंटिस्ट का कोई रोल ही नहीं है ऐसी जगहों पे, है ना? हाँ, नहीं, अरे फ्लोराइड डेंजरस भी है क्योंकि फ्लोरीन जैसे दांत में ऐसे बाइंड कर ले रहा है ना, दांत के केसेस नहीं है, पेट के बहुत सारे केसेस आ रहे होंगे वहां। तो वो जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड कैन लीच आउट कैल्शियम फ्रॉम योर टिश्यूज, बोन्स, तो उससे आपको कहानी गड़बड़ भी कर सकता है। तो इसलिए एक्सेस फ्लोराइड इज नॉट गुड, है ना? टूथपेस्ट में थोड़ा बहुत फ्लोराइड का कंसंट्रेशन रखते हैं जानबूझ करके।
ठीक है, टू प्रोटेक्ट द एनामल। चलो अच्छा, खैर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा था? बेरिलियम फ्लोराइड। क्यों है? ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, okay, now write the trend of solubility of oxide and hydroxide. It is regularly increases down the group, regularly increases down. And what is the key highlight of this? That beryllium oxide and magnesium, beryllium hydroxide and magnesium, they are insoluble in water. Relative trend ये है, but ये दोनों घुलते नहीं है पानी में ज्यादा, they are insoluble. And उसमें भी सबसे important बात क्या है कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड M4 ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके ट्रेंड का। कर लिया नोट? हाँ बेटा, हाँ, ड्यू टू एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होता है जिसकी वजह से वो डिजॉल्व। ओके, कर लिया नोट यहां तक? अब हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी ट्रेंड ऑफ salts of alkaline earth metal having large negative ion। लार्ज नेगेटिव आयन का मतलब साइज उसका बड़ा हो, बिगर नेगेटिव आयन लिख लो। solubility trend of salts of alkaline earth metal with bigger negative ions। आप फिर से बोल दे रहा हूँ, कितनी बार रिपीट करवाएगा तो? ओके, solubility trend of salts of alkaline earth metal with किसके साथ? bigger negative ions, bigger negative ions। बिगर नेगेटिव आयंस में मैं नाम लूंगा बेटा सल्फेट आयन, क्रोमेट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, आयोडाइड, ये सब बड़े साइज के नेगेटिव आयन एंड डॉट डॉट डॉट, देयर आर मेनी मोर। इंटरेस्टिंगली जितने बड़े नेगेटिव आयन हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड यूनिफॉर्म है। कैसे है मैं पहले लिख देता हूँ, फिर समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट में ये तीनों सॉल्युबल है पानी में, घुलते हैं। जबकि स्ट्रॉन्शियम का जो सल्फेट है एंड बेरियम का जो सल्फेट है, ये दोनों ही इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट सॉलिड। मतलब जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है वो ऐसा है। अब बताओ कौन सा फैक्टर डिसाइड कर रहा होगा, लैटिस या हाइड्रेशन? हाइड्रेशन, हाइड्रेशन है ना। अब ये समझ सकते हैं इस केस में, खास बात है, मैंने देखो पहले ही लिखवाया लार्ज नेगेटिव आयन। पता क्या होता है, जो लैटिस का हमारे पास फॉर्मूला था, लैटिस का फॉर्मूला क्या है? Q1 Q2 अपॉन R प्लस। जब डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन बिकम्स लार्ज इनफ, देन दिस सम बिकम्स नियरली कांस्टेंट। आप ऐसे सोचो, मैं बोलूं कि यार कैटायन के जो रेडियस हैं कुछ 10 पिकोमीटर हैं, 15 हैं, 20 हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग रफ वैल्यूज, ओके, इतने इतने ऐसे। जबकि जो एनायन है उसका रेडियस 500। अब 500 में 10 ऐड कर दो, 15 कर दो, 20 कर दो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
2-4-5% ऐड करने से उतना फर्क नहीं पड़ता वैल्यूज में। तो सम ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस आर वेरी क्लोज इनफ। सो लैटिस एनर्जी वैरी करती है बट वो डोमिनेटिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि वेरिएशन इन लैटिस एनर्जी बिकम स्मॉल। एंड जब लैटिस एनर्जी में वेरिएशन स्मॉल हो जाए तो हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए? हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में कैटायन का अलग निकालते हैं, एनायन का अलग निकालते हैं। एनायन तो सबके फिक्स्ड है, कैटायन में हमने अभी पढ़ा है कि बेरिलियम का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसके बाद मैग्नीशियम, तो उसी से डिसाइड होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्योंकि एनायन का रेडियस बहुत बड़ा हो गया और कैटायन बहुत बड़े नहीं थे यहाँ पे, इसलिए जो उनका सम है स्मॉल r प्लस r, जो लैटिस एनर्जी का पार्ट है डिनोमिनेटर का, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, दे आर वेरी क्लोज। इस वजह से लैटिस एनर्जी में वेरिएशन उतना स्ट्रांग नहीं है। बट कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, तो ऑर्डर यही बताना, ऑर्डर तो यही है। हाँ, क्या इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एनायन इज क्वाइट बिगर एंड कैटायन छोटे होते हैं, जिसकी वजह से सम ऑफ कैटायन। यही चीज मैं आपको एल्कली मेटल में नहीं बता रहा। मैंने बोला ही नहीं कि एल्कली मेटल के सल्फेट देख लो ये सब। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल सबसे ज्यादा बड़े हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। मेटल्स में सबसे बड़े कौन से होते हैं? एल्कली मेटल। क्योंकि लेफ्ट से इधर की तरफ जब जाते हो आप तो साइज डिक्रीज करता है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो? ठीक है, इसलिए उनका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली एग्जाम में इसी से आता है। अभी आपको सल्फेट मैंने बता दिया, कभी वो क्रोमेट पे आ जाएगा, कभी फॉस्फेट पे आ जाएगा, कभी आयोडाइड पे आ जाएगा। सबका क्रक्स एक ही है कि लैटिस एनर्जी इज नियरली कांस्टेंट व्हेन लार्ज एनायंस आर टेकन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ पे लिख लो, ये बात एक्सप्लेन करके लिख लो खुद से। लिखवाना पड़ेगा? ठीक है, खुद से लिख लो, खुद से लिख लो। सब समझा दिया है, अपने वर्डिंग्स में लिखो, नोट्स अपने वर्ड में बनाओ। जहां पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे वो मैं लिखवा दूंगा। कर लिया सबने? गुड। अब देखो, कभी कभी ना इतने छोटे पॉइंट से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, देखो, क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करके इस पे बनते हैं कि बेरियम क्लोराइड लिया, एक्वस सॉल्यूशन, और इसके साथ BaCl2 के साथ मुझे मालूम है कि बेरियम का क्या इंसॉल्युबल है? सल्फेट।
इसकी टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है कि किसी सॉल्यूशन में बेरियम आयन है क्या, तो बाहर से क्या डाल दो, कोई भी सोर्स ऑफ सल्फेट डाल दो, सोडियम का डाल दो या किसी का भी, ये पानी में सॉल्युबल है, दिस इज सॉल्युबल, इसलिए एक्वस लिख रहा हूं, ये भी सॉल्युबल है। लेकिन सल्फेट और बेरियम इकट्ठे पानी के अंदर रह नहीं सकते हैं, वो तुरंत BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनाता है। देखो एक बात बता रहा हूं, कुछ कैटायन दिमाग में बिठा लो। एक सोडियम एक उनमें से एक ऐसा कैटायन है जिसके बहुत रेयरली, मुझे अभी तक तो ऐसा कोई सिंगल कंपाउंड भी नहीं मिला जो सोडियम का हो और पानी में ना घुल रहा हो। एल्कली मेटल के मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और उनमें भी सबसे बढ़िया कौन सा है, सोडियम। तो इसलिए अगर आपको कोई सॉल्युबल नेगेटिव आयन लेके चलना है पानी के अंदर, तो आप उसको सोडियम के साथ रखो, वो पक्का घुलेगा। BaCl2 को इसके साथ रिएक्शन कराओगे, ये बनेगा। अच्छा, वैसे ही जैसे मैंने आपको एक कैटायन बनाया, वैसे एक एनायन होता है जिसके सॉल्ट्स मोस्टली सॉल्युबल ही, और वो एनायन है नाइट्रेट। एक कैटायन कौन सा बताया मैंने आपको, सोडियम, उसको दिमाग में रखना। उसके साथ कोई नेगेटिव आयन लेके आ जाओ, कुछ भी लेके आ जाओ, पानी में घोलोगे घुलेगा ही। इसलिए क्वालिटेटिव में, अब जैसे जैसे आप लेबोरेटरीज वगैरह में जाओगे तो क्वालिटेटिव टेस्टिंग होता है नेगेटिव आयंस का, उसमें पता करना होता है, एक सॉल्ट दे देगा इसमें कौन सा नेगेटिव आयन है, इसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, कौन सा है, उसकी टेस्टिंग के लिए आपको दिया जाता है। तो उसका पहला स्टेप होता है फर्स्ट फॉर्म सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ उस सॉल्ट को गर्म करो, ताकि जो नेगेटिव आयन है वो इन्फ्यूज करके सोडियम के साथ आ जाए, क्योंकि सोडियम के साथ नेगेटिव आयन आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो पक्का घुलेगा, और पानी में जो सॉल्युबल हो जाए तभी तो आप उसकी टेस्टिंग करोगे। जो फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए, अंदर छुपा पड़ा है, उसको टेस्ट कैसे करोगे। तो इसलिए प्रेसिपिटेट्स की टेस्टिंग नहीं हो पाती है कि उसमें कौन सा कैटायन है कौन सा आयन, जो पानी के अंदर घुल जाते हैं आयन्स, उनकी टेस्टिंग हो जाती है। इसलिए सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो एक कैटायन कौन सा बताया याद रखने के लिए, सोडियम आयन, और एक एनायन कौन सा बनाया, नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन किसी के साथ भी सॉल्युबल है, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, रुबिडियम, सीजियम, जिंक, कॉपर, लेड, डी ब्लॉक का कोई कैटायन ले लो तुम, है ना, सिल्वर ले लो, AgNO3 सॉल्युबल होता है। समझ गए। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल नेगेटिव आयंस में से एक मैंने बताया नाइट्रेट। नाइट्रेट के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है जिसके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा सॉल्युबल हैं, वो है क्लोराइड ब्रोमाइड, ClNBr। देखो फ्लोराइड नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा फ्लोराइड में बेरिलियम फ्लोराइड ही सिर्फ सॉल्युबल है, बाकी सब फ्लोराइड क्या है, इनसॉल्युबल। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होता है फ्लोराइड्स में, ओनली BeF। क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द कैटायंस के सॉल्युबल है पानी में, मोस्ट ऑफ द कैटायंस। कौन से नहीं होते उनको अलग से याद कर लेंगे, कौन कौन से। 3 कैटायन है जिनके साथ वो प्रेसिपिटेट बनाता है, एक है सिल्वर, दूसरा है लेड Pb, एंड तीसरा है मर्क्यूरस आयन Hg2+2। ये 3 कैटायन है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्लोराइड दिया। ये 3 में से नहीं है, ना तो ये सिल्वर है, ना तो लेड है, ना तो ये मर्क्यूरस है। लेड, सिल्वर एंड मर्क्यूरस, ओनली दोज हैलाइड्स आर insoluble in water, rest all the ionic solids are soluble। क्लोराइड्स के, तो ये पानी में घुल रहा है, ये पानी में घुल रहा है, लेकिन जैसे इनको मिक्स करो तो उसी सॉल्यूशन में घुलने के बाद क्या होगा बेटा, बेरियम आयन के चारों तरफ वाटर, क्लोराइड आयन के चारों तरफ वाटर, सोडियम आयन के चारों तरफ वाटर, ये घुल गया है, सल्फेट आयन। लेकिन एक ही सॉल्यूशन में इनके ऊपर कितना भी लेयर हो, ये और दोनों मिल गए ना, तो तुरंत ये आपस में कंबाइन करके BaSO4 का नीचे प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। दिस इज यूज्ड टू आइसोलेट बेरियम आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। बेरियम आयन को बाहर निकालो, स्ट्रॉन्शियम आयन को बाहर निकालो, सल्फेट डाल दो बाहर से, चुपचाप प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसको बाहर निकाल सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। सो ये उनमें से एक बड़ा फेमस रिएक्शन है जहां पे बेरियम का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम के सल्फेट के साथ। इज दैट क्लियर? ओके। ऐसे ही मैंने जैसा आपको अभी समझाया,
ये सॉल्युबिलिटी के ही टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि सिल्वर का नाइट्रेट सॉल्युबल होता है पानी में, सोडियम का क्लोराइड तो पक्का सॉल्युबल होगा। लेकिन अभी समझाया कि क्लोराइड, सिल्वर, लेड एंड मर्क्यूरस, ये तीन ऐसे हैं जिनके क्लोराइड पानी में सॉल्युबल, तो ये तुरंत AgCl का व्हाइट पीपीटी बनाता है। अब कहोगे सर इनका केमिकल बॉन्डिंग में बहुत यूज है क्या? इसमें हम बॉन्डिंग कहाँ पढ़ रहे हैं? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बॉन्डिंग के बारे में इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड तो खत्म हो गए, अब हम आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्या यूज है सर इन सब चीजों का? इनके यूज आते हैं जब मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, रिएक्शन बेस्ड। आपको बोला जाएगा कि व्हेन this much molar, this much volume, this much molar, this much volume of these two are taken, then find the mass of precipitate obtained। तो आपको पता ही नहीं है कि प्रेसिपिटेट कौन बनेगा, तो मास कहां से निकालो? यहां कितना प्रेसिपिटेट बना, आपको प्रेसिपिटेट पता ही नहीं है कि पीपीटी कौन बनाएगा, तो मास कहां से निकालोगे? तो फिर वो क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे, जबकि क्वेश्चन टफ नहीं है, उसके अंदर के रिएक्शन को आपको नहीं मालूम। वो रिएक्शन जान जाओगे, क्वेश्चन तो सिंपल है यार, मोल का एक मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका एक मोल से साथ, इनके मोल्स हमें मालूम हो तो निकाल लेंगे। मोल देने के हजारों तरीके हैं, मोलारिटी वॉल्यूम दे दे तो m/v होता है मोल, कौन सी बड़ी बात है? M1v1 M2v2 दोनों के मोल निकाल के देख लेंगे, लिमिटिंग रीजन भी हमने किया हुआ है, कोई कम ज्यादा हो तो कैसे निकालना है वो भी किया हुआ है, तो वो सब कोई बड़ी बात नहीं है, मोल वाली चीजें आप आराम से निकाल सकते हो। बड़ी बात है सॉल्युबिलिटी एंड प्रेसिपिटेट, कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा कौन सा नहीं। तो इंपॉर्टेंट 6-7 पॉइंट्स हैं और वही घूम फिर करके पूरे केमिकल रिएक्शन में आता जाता है, तो क्यों ना उसको हम यही समराइज करके खत्म कर लेते, ताकि आगे जहां कहीं भी आएगा हम लोग उसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। और ये आज का जो लेक्चर है सॉल्युबिलिटी का, इसको जितना बार रिवाइज करोगे उतने आगे वाले केमिकल रिएक्शन में तुम्हें मदद मिलेगी। तो कुछ पेजेस देखो केमिस्ट्री में बना के, मेरी आदत थी पर्टिकुलरली, जहां लगता था कि यार इसको याद ही करना है, इसमें और कोई लॉजिक काम ही नहीं करेगा, मैंने एक मेमोरी डायरी बना रखी थी, बड़ी पतली सी थी ना, तब के जमाने में, मतलब इतनी पतली सी, करीब 3-4 रुपए की आती थी, अभी तो 2007 एंड 8 दो अटेम्प्ट दिए थे बेटा, 7 तक मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, ये मेरा 12th ईयर था, एंड फिर 2008 में मैंने जेई का प्रिपेयर दिया था, जब मैंने एक साल ड्रॉप लेके तैयारी करी थी। एंड इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट व्हेन यू ड्रॉप, यू नो, क्योंकि आप सोचो 11th एंड 12th 2 साल में आपको 2 साल का सिलेबस पढ़ाया जाता है, यहाँ मुश्किल से, और जहां से मैंने पढ़ाई किया था वहां शुरू ही सिलेबस कब हुआ था, जुलाई अगस्त के आसपास, और पहले एक आध महीने स्लो रहता है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट चले गए तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो टेक्निकली मेरा पढ़ाई अगस्त से स्टार्ट हुआ था एंड मार्च में जाके खत्म, तो आप देख लो कितने महीने हैं, इतने में 2 साल की पढ़ाई, तो नेचुरल सी बात है तीनों सब्जेक्ट बैलेंस नहीं हो पाते थे। मैं मतलब यार 6-7 डेली 3 दिनों क्लासेस होती थी 2-2 घंटे की, 6 घंटे तो कोचिंग में निकल गए, उसके बाद बचे हुए टाइम में तीनों के असाइनमेंट है, उनको समझना, उनको सॉल्व करना एंड ये, और खास करके तब जब आप 11th-12th में आपका बेस बिल्कुल ही गायब हो तो कितना टफ काम है। तो सबसे आइडियल तरीका है ये, क्लास 11th में 11th पढ़ो, 12th में 12th, एंड अपीयरिंग में ही क्लियर कर दो, कहानी खत्म हो जाए। होना है तो अपीयरिंग में ही हो जाए आईटी की, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से मेरा तीनों सब्जेक्ट बैलेंस ना हो पाया। सबसे ज्यादा मुझे फेवरेट था फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो गया ऐसा, केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा, है ना, वो होता चला गया, वो धीरे 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 धीरे, हाँ वो आदतों की वजह से हो गया। फिजिक्स बाय नेचर इसलिए हो गया था क्योंकि उसमें फॉर्मूले बहुत ही कम है, सिर्फ सोचना है उसके अंदर, तो पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma से गवर्न होता है, क्या दिमाग लगाना है उसके अंदर? पूरी काइनेमेटिक्स में 2-3 फॉर्मूले हैं यार, उनका यूज कैसे यूज करना है ये आपको दिमाग लगाना है, और उसमें बहुत मजा आता था, करते गया, वो तो सबसे पहला चीज जो डेवलप हुआ था वो था फिजिक्स। मैथ्स बहुत ही बोरिंग लगता था, समझ नहीं आता था क्यों पढ़ रहे हैं इसको, है ना, क्योंकि उसमें कोई विजुलाइज करने वाली चीज नहीं थी ना, अरे यार उसमें देखो रोलिंग मोशन में ऐसे गोल गोल घूम के गिर रहा है, वो दिख रहा है, अच्छा एनर्जी कम हो रही है ज्यादा हो रही है, ऐसे गोली चला रहे हैं दूसरे वाले को लग रहा है सीधा सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्टाइल होके जा रहा है, ग्रेविटी कैसे खींच रहा है, ये सब में बड़ा इंटरेस्ट आता था। आप सोचो आपके दिमाग में क्या, यहाँ से गन से चलाया तो सीधा जाके हिट करना चाहिए, बट अब आप पढ़ चुके तो आपको मालूम है ग्रेविटी खींच रहा है तो वो पैराबोलिक पाथ होगा,
तो ये कितना मतलब इंटरेस्टिंग है। अब डिपेंड करता है यार, आप उस एंगल से देखते, कुछ तो ऐसे ही परेशान हो रहे यार, सीधा नहीं जा सकता था, क्यों ऐसे नहीं, क्या प्रॉब्लम है यार ये सब फिजिक्स के अंदर। तो कुछ लोगों को उसमें ही सर दर्द होता है, मुझे इस चीज में बहुत मजा आता है, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किसमें होती है पता है, HCV के ऑब्जेक्टिव 2 जिसमें मोर देन 1 वाले हैं। ट्राई किया तुम लोगों ने अभी तक? नहीं ट्राई किया अभी तक? अच्छा, अब धीरे धीरे करोगे तो सर अब धीरे धीरे कराएंगे मेरे ख्याल से एक आध महीने के बाद। सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता था वो करने के लिए, और मैं उसके अंदर एकदम मास्टरी कर चुका था। मतलब कई कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते थे जिनको दो दो दिन तक सोचता रहता था कि यार इसमें कैसे होगा, आंसर नहीं देखना है। दो दो दिन तक प्रॉब्लम के साथ जूझना, ये अपने आप में एक हैबिट है जो आपके थिंकिंग प्रोसेस को इवॉल्व करता है। अभी के टाइम में क्या है, 2 मिनट हुए नहीं कि की देख लिया और फिर उसको ये कर लिया। मेरी आदत ऐसी कभी भी नहीं थी, मैं समझना चाहता था कि जब तक वो क्वेश्चन अच्छे से विजुलाइज नहीं हो गए, पूरे केसेस क्लियर नहीं हो गए, तब तक मैं नहीं छोड़ता था, हो जाने के बाद कर लेता था। एंड वो मास्टरी की वजह से ही फिजिक्स ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि अपने यहाँ पे जो टीचर थे उनको ही कई सारे प्रॉब्लम्स में उल्टा उन्हीं के लॉजिक में फंसा दिया। ये था लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई वाज देयर इन क्लास। आई मीन ड्रॉपर के बारे में बता रहा हूँ। केमिस्ट्री डेवलप इसलिए हो गया क्योंकि जैसे जैसे सर बोलते गए मैं वैसे वैसा करता गया। उन्होंने बोला इसको याद करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लिख करके नोटबुक ऐसे पतली पतली बना के रखी थी, 2-3 डायरी, एंड उनमें उन मेमोरी वाले पॉइंट को लिख लेता था, पॉकेट में रहे, ताकि मैं कहीं पे हूं जहां पे मुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट होने वाला चीज है, उठा करके उसको देख लिया। तब के टाइम में यार ट्रैवलिंग वगैरह बहुत होती थी, कहीं बस से जाना हुआ, कहीं कुछ, कभी आप नेचुरली हॉस्पिटलाइज भी होते हो, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको डिजीजेस भी होंगे। 2-3 साल यार बड़ा लंबा टाइम होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको डिजीज नहीं होता है। एक तो मेरे घर के अंदर थोड़ा माहौल ऐसा था कि पापा का ये था कि यार जब तक तुम एकदम मरने वाले स्टेज में नहीं हो गए हो तब तक तुम्हें घर नहीं बैठना है। अगर तुम दवा लेके साइकिल चला सकते हो तो दवा लो और जाओ क्लास के अंदर, क्योंकि तब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। तब आपका क्लास गया तो गया, फिर नोटबुक लेकर के आपको कुछ नहीं आने वाला है। सर कुछ पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा कुछ लिखता है, दूसरा कुछ लिखता है, लॉजिक। तो इसलिए अपना नोटबुक अपना ही होता है हमेशा, आपने क्या एक्सट्रैक्ट करके लिखा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए वो हमेशा भेज देते थे कि नहीं बैठना है। तो मेरा रिकॉर्ड है, नॉट इवन अ सिंगल डे एब्सेंट इज देयर इन द होल ईयर ऑफ प्रिपरेशन। एक सिंगल डे का भी एब्सेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी इमरजेंसी, चाहे वो बारिश हो रही हो, बाढ़ आ गए हो, कुछ भी हो गया, मुझे जाना था कोचिंग तो जाना था। तो क्लासेस मिस नहीं हुई, वो अलग बात है, पहुंचने के बाद क्लास ही नहीं हुआ वो अलग बात है, एक दो बार, है ना। वो नहीं होता था, कई बार बच्चे बहुत कम हो गए तो टीचर क्लास नहीं लेते थे कि भाई सबका छूट जाएगा, वो कैसे कवर करेंगे। तो खास करके ये इस वाले सीजन में होता था, ऐसे 2-3 दिन हुए होंगे, लेकिन मेरा अटेंडेंस वहां पे 100%। तो कमिटमेंट कुछ तो चाहिए होता है यार, तब होता है। तो इन इस तरह की डायरीज बना बना करके ना, मैंने कम से कम 3-4 डायरीज थी अलग अलग, और उन 4 में से 3 केमिस्ट मतलब 3 केमिस्ट्री के थे और एक फिजिक्स का था। फिजिक्स में भी कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, वो आगे देखोगे आएगा तो दिखेगा, है ना। तो ये सब पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, ये सब उन्हीं डायरीज में लिख लेता था कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला ऐसे। अब जैसे बोहर थियरी का है, अब भाई डिराइव तो कर लोगे आप, लेकिन वो 13.6 वैल्यू कहां से याद रहेगा। तो वो उसकी जगह होनी चाहिए फिर आपके पास। ठीक है, पूरा बोहर थियरी आप एक्सप्लेन कर सकते हो शायद, कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एंड फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर, डिराइव कर लोगे, वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आपको अगर वैल्यू नहीं याद है तो गया ना काम से। तो वो सारे पॉइंट्स को ऐसे जगहों पे लिख लेता था, और जब मौका मिला तब उसको देख करके एक बार रिवाइज कर लेता था। एंड ये इतना हेल्प करता था मुझे, मैं बता रहा हूं, जहां क्लास में मैक्सिमम बच्चों को डेटा भूल जाते थे, मुझे डेटा पे ही सबसे ज्यादा कमांड था, जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दोज नोट्स रिपीटेडली। मुझे लगता है कि मैंने शायद जेई की तैयारी 1 साल के अंदर जो करी है, उसमें कम से कम 400-500 बार उस तरह के नोट्स रिवाइज कर लिए होंगे। कैन यू इमेजिन, बिकॉज इजी टू एक्सेस है ना। ब्रेक हुआ, 5 मिनट में ब्रेक लेकर के आ गया, एंड फिर उसको पलट के देख रहा हूँ, अच्छा इसमें कौन सा डेटा था, इसका कौन सा था, इसका कौन सा। यार हर दिन वो 3-4 बार रिवाइज हो जा रहा है, तो आप सोचो इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार हो गया होगा। तो फ्लुएंट होता था वो सारे डेटा फॉर्मूले ये सब, ताकि जब इसका यूज आए, जहां आए तुरंत लगाना, ये नहीं सोचना यार इसका वैल्यू कहाँ हो गया। एक भाई साहब है, उनको पिछली क्लास की चीज नहीं याद रहती, उनको 5 मिनट पहले क्या पढ़ाया उतना नहीं याद। ऐसे पढ़ाई करोगे तब थोड़ी ना IIT जेई निकलेगा यार। एक दो बच्चे थोड़ी ना एग्जाम दे रहे हैं, 14-15 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्जाम वहां पे। मतलब पागलों जैसा कंपटीशन हो गया इस समय।
आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, रिटेन नहीं किए तो भी बाहर हो जाओगे। ब्रिलियंट होना भी किसी काम का नहीं है, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। दैट्स द ओनली थिंग विच विल लीड यू फॉर जेई एडवांस रिजल्ट, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है यार। नाउ इट इज वेरी टफ एंड ईयर आफ्टर ईयर ये टफ होता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, हर दिन पैदा हो रहे हैं, रिटेन कौन कर रहा है वो मैटर करता है। इनको ऐसे कर लोगे, आदतें बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इनको अगर आप इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल याद करने वाली हैं, मैं इस पे ऐसी छोटी डायरी पे आपको मिल जाएगा यार, यहाँ पे स्टेशनरी शॉप से आप रख लो। ये इसलिए हेल्पफुल होता है कि आप इसको पॉकेट में कैरी करके अगर आप आधे घंटे के वॉक पे भी कहीं जा रहे हो जहां पे लगता है कि नहीं फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी जरूरी है, तो यू कैन कैरी दैट, यू कैन वॉक एंड जस्ट रिवाइज दोज थिंग्स। पूरा डेडिकेशन चाहिए होगा बेटा, मतलब आप ये समझ लो 1 साल में IIT जेईई क्लियर करना मतलब मिनट 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 का हिसाब रहता था, एक एक मिनट का हिसाब रहता था कि यार इस मिनट में मुझे क्या करना है, उस मिनट में मुझे क्या करना है। इतना कैलकुलेटिव होकर के पढ़ाई करनी पड़ती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। पागलपन है IIT जेईई क्लियर करना, पागल होना पड़ेगा। मतलब लोग बोलेंगे यार ये तो पढ़ के पागल हो जाएगा, जिस दिन ऐसा बोलने लग जाए उस दिन समझ लो तुम एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हो। और जब तक ये बोल रहे हैं अरे नहीं यार ये तो बड़ा बैलेंस पढ़ाई करता है, वो समझ लो बस बंटाधारी होने वाला है। बैलेंस पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको अपने एम के लिए पागल ही होना पड़ता है। मतलब दूसरों को तो बिल्कुल विजुलाइज होना चाहिए कि ये तो एकदम पागल हो चुका है, पढ़ने के अलावा उसको कुछ नहीं सोचता है। इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आप अपना जो बेस्ट निकाल सकते हो वो निकाल पाओगे। ठीक है ना। स्पोर्ट्स ये सब क्या होता है, ये सब मतलब प्रिपरेशन करना शुरू किया तो मैं बता रहा हूं कि पूरे साल भर के अंदर कैसे दोस्त, कैसा रिलेशन, क्या है कुछ नहीं। 1 साल मतलब ये सिर्फ मेरा टाइम है, इसमें किसी को शेयरिंग भी अलाउड नहीं है, 5 मिनट भी मैं किसी को नहीं देने वाला हूं उस टाइम से। ठीक है, क्लास आना है, क्लास के अंदर डिस्कशन करना है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एकदम ही वैसा हो जाऊंगा यार कि दोस्त कोई डाउट पूछ रहा है तो मैं उसको नहीं बताऊंगा। पूछा उसको डिस्कस करूंगा, मेरा भी अपलिफ्टमेंट हुआ, ठीक है। फालतू बातें करेगा तो उससे दूर हट जाऊंगा, या तो उसको भगा दूंगा या खुद दूर हट जाऊंगा कि जा भाई तेरे पास टाइम है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास यही 1 साल है, नहीं किया तो क्या करूंगा नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो टाइम सबसे वैल्यूएबल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। उसको जितना स्मार्टली, जितना अच्छे से यूज करोगे आपके ग्रोथ में उतना ही है। और ये कोई काम नहीं आता, इस पूरे क्लासरूम में बैठे हो ना, एक कॉलेज में भी 2 लोग नहीं जाने वाले हो। किसी की रैंक मोबाइल नंबर जैसी आएगी और किसी की रैंक थाउजेंड्स में आएगी, तो पता उसका कॉलेज पता नहीं कहा, आपका 1,000 2,000 में काउंसलिंग में डिफरेंस आ जा रहा है। किसी को कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये दोस्ती तभी फ्रूटफुल है जब आप एक दूसरे के लेवल को इनहांस कर रहे हो, उसकी पढ़ाई से आपको और आपकी पढ़ाई से उसको फायदा मिल रहा है, देन इट इज अ गुड फ्रेंडशिप। इसके अलावा पता चल रहा है कि तुम्हारा मन पढ़ने का, बोल रहा है चल यार थोड़ा घूम के आते हैं, ये डिवास्टेटिंग है, उसको दूर हटाओ। ठीक है, ये 1-2 साल, और ये मैं सच बता रहा हूं, 11th-12th के फ्रेंड्स बहुत रेयर है कि आपको लाइफ लॉन्ग रिटेन होने वाले। आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि अभी आप बहुत अटैच्ड हो गए एक दूसरे से, कि लग रहा होगा ये क्या सर बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये आप चले जाओ कॉलेज में 4 साल 5 साल के बाद, शैलेश सर का नंबर वही रहेगा, वो नहीं बदलने वाले हैं। ये मैं अपने जिंदगी के अनुभव और अपने स्टूडेंट्स के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कोई यूएसए चला गया, कोई कहाँ चला गया, कितना लिंक रहेगा भाई, नहीं रहता है। अभी आप एक क्लासरूम में हो या अगल बगल लोकेलिटी में हो इसलिए आपको दिख रहा है। जॉब ही पता चला, अभी कॉलेज छोड़ो, कॉलेज के बाद जॉब आपकी कहीं बैंगलोर में इस कोने में लग रही है, किसी को उस कोने में, और कोई बैंगलोर में है, कोई नोएडा में है, कोई कहाँ है, मतलब कुछ पता नहीं होता है बेटा। सेल्फ रिलायंट बनो बस, अपने आप को मतलब आइसोलेट करके रखो इस तरह से जिससे आपकी टाइमिंग का कदर आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। आप ही को नहीं पता है आपकी टाइम की वैल्यू क्या है, तो कोई डिस्ट्रैक्ट क्या करेगा, आप खुद ही डिस्ट्रैक्टेड हो। सर कमिटमेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यार, ये सब चीजें ऐसे दिमाग में नहीं रहती। चल ठीक है, कर लिया ना ये आपने, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, उसको आप नोट करो, नोट करो तो इसमें
कौन सा बताया था अभी मैंने? सोडियम का कोई भी कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है, ऐसा कोई नहीं है जो इनसॉल्युबल हो। लिखो, all the compounds formed by sodium ion is soluble in water. एग्जाम्पल में NaCl हो, Na2CO3 हो, Na2S हो, NaNO3 हो एंड डॉट डॉट डॉट, फॉस्फेट भी हो तो भी सभी के सभी पानी में सॉल्युबल है। दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ सोडियम आर सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, नियरली all the compounds of nitrate ion NO3 minus is soluble in water, चाहे वो NaNO3 हो या AgNO3 हो, लेड नाइट्रेट हो, किसी का भी नाइट्रेट तुम ले लो, बेरियम का नाइट्रेट ले लो, जिंक नाइट्रेट ले लो, है ना, डॉट डॉट डॉट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कर लिया। लिखो, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आर मोस्टली सॉल्युबल एक्सेप्ट कौन से? Ag प्लस, Pb+2, Hg2+2। मतलब AgCl, AgBr, इवन AgI, ये सब क्या है? इनसॉल्युबल। PbCl2, PbBr2, PbI2, ये क्या है? इनसॉल्युबल। Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2, इनसॉल्युबल। एक और है, वो कैटायन है कॉपर+1 का। कॉपर+1 का भी कैटायन इसके अंदर, यानी कि Cu2I2 ऐसे करके लिखा जाता है, +1 है ना, Cu2, यानी Cui भी लिखा जाए तो ये भी क्या है? इनसॉल्युबल। इसके अलावा कोई भी ले लो बेटा, FeCl3, LCl3, बेरियम क्लोराइड, है ना, और जिंक क्लोराइड, ओके, दे आर ऑल सॉल्युबल। सिर्फ ये कैटायन। तो जो मोस्टली सॉल्युबल हैं उनको हमने लिस्ट आउट कर लिया, ठीक है, ताकि मैक्सिमम चीजें अगर सॉल्युबल है तो जो इनसॉल्युबल है उनको मार्क कर लेते हैं कि अच्छा ये 3-4 हैं जो इनसॉल्युबल हैं, तो बाकी सभी सॉल्युबल। आयोडीन मैंने डेलिबरेटली नहीं रखा है सभी के साथ, वैसे आयोडीन भी है, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इसलिए नहीं रखा क्योंकि आयोडाइड के बहुत सारे केसेस मिलते हैं, जैसे मर्करी +2 स्टेट में जो आयोडाइड है वो इनसॉल्युबल होता है, जबकि HgCl2 सॉल्युबल होता है, इसलिए मैंने उसको हटा के रखा। यूज वैसे उसका भी है, तो आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। कुछ 2-4 और कंपाउंड ऐड हो जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आई भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये सब सॉल्युबल है, सिर्फ यही इनसॉल्युबल है ना बेटा, बाकी तो सभी सॉल्युबल होंगे। इसके अलावा इसलिए तो देखो, बेरियम क्लोराइड मैंने लिखा तो मैंने बोला कि ये सॉल्युबल होगा, कैसे पता? क्योंकि ये लिस्ट मुझे ध्यान है कि इसमें कॉपर+1 तो नहीं है, इसमें सिल्वर आयन तो नहीं है, लेड+2 नहीं है, ये कोई और क्लोराइड है तो पक्का सॉल्युबल होगा। समझ गए ना?
तो वो लिस्ट ध्यान में रहेगी तो आपको क्लियर होगा कि ऐसे ये डिसॉल्व कर जाएगा, ये नहीं होगा। कर लिया। एक नाइट्राइट भी है, देखो नाइट्राइट्स आर ऑल्सो मोस्टली सॉल्युबल। जैसे नाइट्रेट है ना, वैसे नाइट्राइट्स आर ऑल्सो मोस्टली सॉल्युबल। AgNO2 थोड़ा कम सॉल्युबल है, उसको छोड़ के बाकी सभी सॉल्युबल है। ऑल दी नाइट्राइट्स AgNO2 ये थोड़ा कम सॉल्युबल होता है। सिल्वर, बल्कि पूछा जाए कोई ऐसा कैटायन बताओ सर जिसके लगभग लगभग सारे ही प्रेसिपिटेट होते हैं, तो उनमें नाम आता है सिल्वर का। सिल्वर उन रेयर स्पीशीज में से है जिसके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है, अगर डिसॉल्व हो भी रहे हैं तो रेयर क्वांटिटीज में, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट ले लिया तो वो सॉल्युबल है, क्योंकि नाइट्रेट का कोई भी एक्सेप्शन, तो उसको दिमाग में। ठीक है, कौन सा बेटा? सिल्वर का, हाँ दिस इज इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट दिस का मतलब ये इनसॉल्युबल। जैसे देखो क्लोराइड है ना, जैसे क्लोराइड है और नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, उन्हीं कैटेगरी में सल्फेट भी आता है। सल्फेट भी लगभग लगभग सभी के सॉल्युबल होते हैं। कुछ नाम तो मैंने अभी आपको दिखा दिया, कौन से इनसॉल्युबल है, कौन से हैं? स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये तो दिखा दिया ना। एक दो और हैं लिस्ट में, वो कौन से हैं? एक है लेड का सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, लिखो, मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स आर soluble except most of the sulfates are soluble except कौन कौन सा सल्फेट? बेरियम, स्ट्रोंशियम, लेड। बेरियम, स्ट्रोंशियम, लेड। अच्छा, इस लिस्ट में आता है सिल्वर का भी, लेकिन Ag2SO4 रिलेटिवली मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू दी, इसलिए कई बार लिस्ट से हटा देते हैं, क्योंकि सिल्वर के कंपाउंड्स भी मोस्टली इनसॉल्युबल। मॉडरेट सॉल्युबिलिटी आप लिख लो। और इसी लिस्ट में एक और आता है, वो नाम है कैल्शियम का, लेकिन कैल्शियम के सल्फेट तभी इनसॉल्युबल होंगे जो बहुत लंबे टाइम से ऐसे पड़ा हो, यानी एजिंग हो जाए तब। तो एज्ड कैल्शियम सल्फेट इज ऑल्सो, लेकिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जैसे जब हम केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं तो थोड़ी ना बहुत टाइम तक रखते हैं यार, एक पकड़ा दूसरा पकड़ा मिक्स किया तुरंत का तुरंत, तो उस समय डिजोल्व ही रहेगा, वो इनसॉल्युबल नहीं होगा। ओनली एज्ड कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। बहुत टाइम से पड़ा हुआ कोई कैल्शियम सल्फेट का टुकड़ा हो तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, एज्ड। ओके, बाकी सभी के सल्फेट सॉल्युबल होंगे, चाहे वो जिंक का हो, है ना, चाहे वो आपका मरकरी का हो या किसी का भी सल्फेट हो, वो मोस्टली सॉल्युबल ही। एज्ड का मतलब एजिंग हो गई, उसको काफी लंबे टाइम तक उस सल्फेट को छोड़ दिया गया। नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बन जाता है उसका, तो इस वजह से एज्ड कैल्शियम लिख लेना, नॉर्मल कैल्शियम सॉल्युबल होता है, इसलिए मैंने लिखवाया ना ये सॉल्युबल, देखो कैल्शियम को इधर सॉल्युबल, ये दोनों इनसॉल्युबल। ठीक है, तो दो तो यही तुम्हें मिल गए लिस्ट में। तीसरा कौन सा था? लेड, कार्बन फैमिली का जो लेड है वो भी +2 फैमिली का, तो वो भी इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, यहां तक दिमाग में आ गया। देखो ये मोस्टली सॉल्युबल वाली कैटेगरी मैंने बताया,
मोस्टली सॉल्युबल कैटेगरी में बाइकार्बोनेट्स भी आते हैं। मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल। लेकिन मजेदार बात यह है कि बाइकार्बोनेट सबके बनते ही नहीं है। एल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट आपको दिखने वाला। कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें तुमने देखा हो कि कोई सॉलिड ऐसा बना हो जिसमें कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट सिर्फ पानी के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन के अंदर। सॉलिडिफाई करोगे डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए कोई बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, ये सब जो भी हैं ये सब भी सॉल्युबल होते हैं। लिख लो, बाइकार्बोनेट्स ऑफ ऑल द कैटायंस आर सॉल्युबल। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, HCO3 माइनस। Bicarbonates of all the cations are soluble. Soluble in water. तो मैंने सिर्फ वो लिस्ट लिखवाई है जिसमें मोस्टली वो सॉल्युबल ही हो। ये लिस्ट जितना बार हो सके इसको देख करके रखना, जितनी बार टेस्टिंग होगी, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा दिया है तो हर टेस्ट में ऑलमोस्ट इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा डालूंगा इससे, ठीक है, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मिटा दूं ये सब, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, ओके। तो इसी के साथ बेटा सॉल्युबिलिटी खत्म होता है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी के अलावा, अच्छा आपने एक चीज देखा था, मैंने पढ़ाया था आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। डू यू गाइस रिमेंबर? नहीं तो मैं अभी फिर से समझा दूंगा, चलो इसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। हेडिंग डालो, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? सो नेचुरल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन से ऐसे सॉलिड हैं जो बहुत लंबे टाइम तक बिना कोई डिकम्पोजिशन या बिना मेल्टिंग के रिटेन रह सकते हैं। जितने हाई टेम्परेचर तक जाने में उसका फिजिकल स्टेट में, उसके मासेज में कोई चेंजेस ना आए, जितना हाई टेम्परेचर तक चला गया उतना ही वो थर्मली स्टेबल हो। ओके, सो कोई भी सॉलिड जो हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड करे विदाउट एनी चेंज इन मास एंड फिजिकल स्टेट, that will be termed as thermally more and more stable. लिखो, thermal stability is measured in terms of temperature thermal stability is measured in terms of temperature। अगला पॉइंट लिखो, thermal stability will be higher for a solid if even at higher temperature there is no change in physical state and no decomposition of the solid, no change in physical state and no decomposition of solid। no change in physical state and no decomposition of solid। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे देखो बेटा, ध्यान से देखो, अभी कुछ लिखना नहीं, अभी मैं जो बता रहा हूं उसको समझो, फिर लिखवा दूंगा सिस्टमैटिक। देखो, लिथियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं, लिथियम का जो कार्बोनेट है, एल्कली मेटल का अगर मैं पूरा लिस्ट दिखा दूं, Na2CO3, K2CO3 एंड सिमिलरली डॉट डॉट डॉट।
जब इनको हीट किया जाता है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि ये बिना फिजिकल स्टेट में चेंज हुए इसका मास डिक्रीज करने लगता है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है जो इससे बाहर आ रहा है और हमें दिख नहीं रहा है। गैसेस हमें दिखाई देते हैं क्या? हमारे तुम्हारे बीच में पता नहीं कितनी गैसेस भरी पड़ी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इतना ज्यादा है, CO2 भी है, लेकिन हमें दिखता तो है नहीं। तो ऐसे ही जब आप इसको गर्म करोगे, इसमें कोई वोलेटाइल कंपोनेंट बाहर निकल रहा होगा तो आपको विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए मासेस मेजर करना पड़ता है। हीट किया, पहले मास लिया, हीट करने के बाद मास लिया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो ऐसा देखा गया है कि जब इसकी हीटिंग करते हैं तो ये ऑक्साइड में ब्रेक डाउन करता है एंड CO2 में ब्रेक डाउन करता है। CO2 गैस कम्स आउट। जबकि इसको अगर हीट करते तो ऐसा कुछ नहीं होता, नीचे वालों में भी। तो इन सभी में सबसे कम थर्मली स्टेबल कौन सा है कार्बोनेट्स में? लिथियम का कार्बोनेट। अब कहोगे सर इनमें कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम ये CO2 नहीं देते हीट करने के बाद। ठीक है, CO2 नहीं देते, लेकिन हीट करते जाओ और टेम्परेचर और टेम्परेचर और टेम्परेचर, तो यार कभी तो ये आयंस के फॉर्म में सेपरेट होंगे। जब इतना मैं एनर्जी दे दूंगा कि ये दूर हो जाए, यानी मोल्टन स्टेट में, तो इनका डिस्कशन होता है किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जा रहे हैं। इनके लिए थर्मल स्टेबिलिटी इनके मेल्टिंग पॉइंट के प्रोपोर्शनल हो गया। जितना हायर मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा ये थर्मली स्टेबल। समझ गए ना? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है चलो, यानी मेल्ट हो जाए या डिकम्पोज कर जाए। जब मेल्ट हो रहा है तो मेल्टिंग के बारे में सोचेंगे, जब डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोजिशन के बारे में सोचेंगे। ये सुनो तो अच्छा, उसके बाद मेल्ट होने के बाद क्या CO2 निकल सकता है? हाँ जी, तब हो सकता है चांसेस CO2 निकलने का, लेकिन बिफोर मेल्टिंग नहीं। ये देखो, ये सॉलिड स्टेट में मेंटेन्ड है, ये लिक्विड नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। तो सॉलिड टू सॉलिड, यानी बिना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज हुए, जो हम ऊपर से देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यार इसमें से, वो तो मेजर नहीं करते मास, तो पता भी नहीं चलता कि कुछ निकला भी है यहां से। तो ये डिकम्पोज कर दे रहा है ऐसे ही। अच्छा, डिकम्पोजिशन में देखोगे एक नॉर्मल सा केस है, ऐसे ही इधर वाले देखोगे तो यहाँ पे भी डिकम्पोज हो जाएंगे। बेरिलियम का कार्बोनेट गर्म करने पे डिकम्पोज हो जाता है और आसानी से होता है। मैग्नीशियम का कार्बोनेट गर्म करने पे डिकम्पोज हो जाता है। कैल्शियम का कार्बोनेट गर्म करने पे डिकम्पोज हो जाता है। आप देख रहे हो कुछ क्या बन रहे हैं? सब ऑक्साइड बन रहे हैं। इवन बेरियम का कार्बोनेट को भी गर्म करोगे बेटा तो BaO प्लस CO2 में ये ब्रेक डाउन कर जाता है। ये सब सॉलिड है, कोई मेल्ट नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, यानी केटायंस हमने बहुत सारे पढ़े हैं। आयरन का ले लेते हैं, FeCO3, इसका क्या होता है? ये भी डिकम्पोज करके FeO प्लस। जिंक ले लो, ये भी डिकम्पोज करके जिंक का ऑक्साइड एंड CO2 देगा। लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको गर्म करोगे तो ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन इनके ऑक्साइड को भी हीट करोगे तो ये तब भी टूट जाते हैं। और ये बड़े स्पेशल एलिमेंट, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं। नोबल मेटल्स की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्करी, ये सब नोबल, मतलब इनके नेचर में नेटिव स्टेट में भी मिलने के चांसेस हैं, अनरिएक्टिव फॉर्म में भी मिलने के चांसेस है कि गोल्ड माइन से हमारे हाथ लग गया। गोल्ड 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 सब एक दूसरे से ही। तो ये ऐसे मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्करी, जिनके ऑक्साइड भी बहुत हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकते। 300, 350, 400 डिग्री तक जाते जाते डिकम्पोज कर जाते हैं। और इन सब के ऑक्साइड 2-2 हजार डिग्री सेल्सियस तक को विथस्टैंड करते हैं विदाउट एनी ब्रेकडाउन। तो 300-400 तो नॉर्मल यार, फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे गायब हो जाएगा, गैस स्टोव पे लेके जाएंगे उस पे हो जाएगा, है ना, तो टूट जाएगा। तो वैसी चीजें हैं 300-400 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे टेम्परेचर बड़े आराम से मिलता है। तो तो सर इनमें थर्मल स्टेबिलिटी आखिर चेक कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो ये आता है कि चेक कैसे करें।
तो देखो, दो पार्ट है, डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपाउंड लिए हो, इन दोनों में से कोई एक रूल लगाएंगे। एक है थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ये कब लगाएंगे? जब डिकम्पोजिशन पॉसिबल ना हो। और दूसरा है थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ये कब लगाएंगे? व्हेन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। या और ज्यादा अच्छे वर्ड में लिखूं तो डिकम्पोजिशन हर केस में पॉसिबल है जब नेगेटिव आयन पॉलीएटॉमिक हो। पॉलीएटॉमिक नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड 2 एटम है इसमें, सल्फेट 4 एटम है, कार्बोनेट इतने सारे, मतलब 5 एटम है यहाँ पे। ये सभी केस में डिकम्पोजिशन पॉसिबल। पॉली एटॉमिक नेगेटिव आयन बन जाए तो डिकम्पोजिशन होना ही है। अगर नेगेटिव आयन ऐसा बन जाए, ऑक्साइड, नाइट्राइड, फ्लोराइड, ऐसे केस में डिकम्पोजिशन नहीं होता है। क्या डिकम्पोज होने के लिए? अकेला नेगेटिव आयन तो है, टूटेगा क्या, निकल के क्या बाहर आएगा? ऐसे केस में सिर्फ मेल्टिंग हो सकता है। तो जहां मेल्टिंग हो, जहां पे आयंस एक दूसरे के दूर जा रहे हो और सिर्फ वही एनर्जी टर्म लग रहा हो, तो कौन सा आएगा? लैटिस। आयंस आर गेटिंग सेपरेटेड। इसलिए यहां किससे देखो? लैटिस के। इन सब में किससे देखोगे? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, बिकॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिकम्पोज दिस। तो ये अगर आप बहुत अंदर तक जाकर के इसको समझना चाहते हो, तो कार्बोनेट का ये जो नेगेटिव आयन है ना, इसको अपनी तरफ ये खींचता है, ये इसके साथ ऑक्साइड आ जाता है, बाकी CO2 बचा हुआ बाहर निकल जाता है। तो इसके पोलराइज करने की एबिलिटी की वजह से ऐसा होता है कि ये जल्दी डिकम्पोज कर जाता है। उसके बाद एंड दैट्स हाउ इट विल गो लाइक दैट। अंडरस्टूड ना? तो ऑक्साइड, आई मीन जब भी आपके पास कैटायंस आ जाएं और नेगेटिव आयंस आप देखो उसमें मल्टी एटॉमिक हो, उन सभी को किससे सोचना है? पोलराइजिंग पावर से। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा या कम होगा? तो हायर द पोलराइजिंग पावर, लोअर विल बी थर्मल स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली, लेकिन लगाओगे कब? थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी कब लगाओगे बेटा देखने के लिए? जब आपको नेगेटिव आयन जो उसका मिल रहा है वो पॉलीएटॉमिक ना हो। ठीक है, लिख लो इसको ऐसे ही अपने मन से लिखो, एक्सप्लेन करके खूब अच्छे से लिखो, आप अपने वर्ड्स में लिखो, मैं नहीं लिखवाऊंगा इसमें कुछ भी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ। ठीक है, पोलराइजिंग पावर वाला मैं समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, पहले नोट कर लो इसको। ये पॉइंट लिख लो, उसके बाद ये सब रिएक्शंस लिखना। ठीक है, पहले ये पॉइंट लिख लो, थर्मल स्टेबिलिटी के फैक्टर्स कब कौन सा लगाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब रिएक्शंस लिख लो, अभी मैं ऑर्डर लिखवाता हूं आपको। ठीक है,
चलिए मैं फैक्टर से भी दोबारा समझा दे रहा हूँ, पहले एक बारी नोट्स उससे बना लो, रिएक्शंस लिख लो ये सारे। दैट अमॉन्ग एल्कली मेटल कार्बोनेट ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, ये डिकम्पोज नहीं करते। अब देखो इनको जोड़ के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर इस पॉइंट को जोड़ के क्वेश्चन बनाना हो तो मैं एक काम करूंगा, सोडियम का कार्बोनेट ले लूंगा, कैल्शियम का कार्बोनेट ले लूंगा और बोल दूंगा कि भाई 5 ग्राम मिक्सचर लिया है, अब इनके क्या इंडिविजुअल वेट्स हैं यही पूछ लूंगा क्वेश्चन। कैसे कि व्हेन द मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, these many grams of CO2 is obtained, then tell me the composition of the mixture। तो आपके दिमाग में आएगा यार ये जो CO2 आ रहा है ये कहां से आ रहा है, सोडियम तो देता नहीं है, कौन दे रहा है फिर, कैल्शियम। मतलब अगर मैंने दूसरा मिक्सचर में कैल्शियम लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट के हीटिंग से, उसके रिएक्शन से आप कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लो, वहां से उसका मास निकाल लो, उसका मास मिल गया, टोटल मास पता है, उसमें से माइनस कर लो तो तुम्हें सोडियम कार्बोनेट मिल गया। ऐसे क्वेश्चंस बना करके किए जाते हैं मोल कंसेप्ट के। अब वो दिमाग ही नहीं चलेगा तुम्हारा, तब तक नहीं चलेगा जब तक ये सब रिएक्शन ध्यान नहीं होंगे, नहीं पता चलेगा कि कैसे करना है। जब तक 2 मोल टूट करके 1 मोल 2 मोल बन रहा है, जब तक उसी में उलझे रहोगे तो आगे दिमाग कहां से चलेगा। उससे ऊपर उठ करके अब यहां तक देखना पड़ेगा, फिर जाके कनेक्शंस बनेंगे। तो अवस्थी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे अच्छे वाले, अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, लेवल 2 तक जाओगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे। गॉट इट। चले आगे किया जाए। हाँ जी, तो देखो मैंने अब क्वेश्चन के फॉर्म में करते अपने आप समझ में आ जाएगा, लिखो तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in increasing order of thermal stability, in increasing order of thermal stability। नहीं मिटाऊंगा मैं, कुछ नहीं मिटाऊंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो जो क्वेश्चन पहला दे रहा हूं फर्स्ट लिख लो, Li2CO3 Na2CO3 K2CO3। दूसरा दे रहा हूं बेरिलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरा दे रहा हूं जिंक सॉरी LiNO3 KNO3 NaNO3 RbNO3। एक चौथा क्वेश्चन भी दे दे रहा हूं, फोर्थ यहां ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, Be3N2 Mg3N2 Ca3N2। ओके, पहला सोचो आप कैसे सोचोगे, कैसे सोचना है इसमें। तो पहले हमें देखना है जो इसके नेगेटिव आयंस है वो क्या मल्टीपल एटम को लिए हो या एक एटम को लिए हो, मल्टीपल। इसका मतलब कि ये पॉली एटॉमिक के अंदर चांसेस है कि ये फर्दर ब्रेक डाउन कर जाए दो टुकड़ों में, जैसे ये हो रहा था, ऑक्सीजन इसके साथ रह गया, CO2 बाहर निकल गया। तो इसको कैसे सोचेंगे, विद द हेल्प ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। जितना स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर है उतना जल्दी ये ऑक्सीजन को अपने पास रखेगा, बाकी पार्ट को बाहर निकाल देगा। मोर पोलराइजिंग पावर मतलब मोर अट्रैक्शन, एंड पोलराइजिंग पावर देखते कैसे हैं, चार्ज टू साइज रेशियो। बोलो बेटा, तो ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर लेसर इज द थर्मल स्टेबिलिटी। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, Li2CO3 सबसे कम स्टेबल, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा, इसलिए तो हीट करने पे ये टूट जाता है, ये दोनों नहीं टूटते। तो
among alkali metal carbonate only lithium undergoes breakdown, है ना। मतलब पोलराइजिंग पावर के हिसाब से डिस्कस किया जाए तो सबसे कम पोलराइजिंग लीस्ट पीपी वाले कौन से हैं कैटायंस, वो हैं सोडियम आयन से लेके सीजियम आयन। गुड पीपी वाले कौन से, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि चार्ज डबल हो गया और साइज भी छोटा हो गया। यहां से लेकर के बेरियम, जिंक, कॉपर, लेड, ये सब इसी लिस्ट में आते हैं। आयरन +2+3 सर। वेरी गुड का किस में आएगा, वो नोबल मेटल्स जो थे, सिल्वर आयन, Hg2+ हो गया, प्लैटिनम हो गया, हाँ जी सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, Au3+ हो गया, ये सब इसके कैटेगरी में है। जितना ज्यादा चार्ज करोगे उतना और अच्छा है। ऐसे मैंने +2 लिखा है तो +3 भी अंडरस्टूड है। ये 3 कैटेगरी में कैटायंस को क्लासिफाई करते हो। ये वो वाले हैं जिनका पोलराइजिंग पावर सबसे कम है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इनके रिएक्शंस अलग होंगे, बाकियों के अलग होंगे, और वो एकदम एक्सट्रीम वाले जो थे उनका अलग होगा। इनका एक्सट्रीम वालों का देखो ना क्या हुआ, कार्बोनेट टूट के पहले ऑक्साइड तो बना, फिर ऑक्साइड भी टूट गया। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सिल्वर का कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया है और उसको बहुत स्ट्रांगली हीट किया, तो बताओ रेसिड्यू किसका मिलेगा। रेसिड्यू मतलब राख, जो हीट करने पे, बर्न करने पे जो बचा रह जाए नीचे, उसको रेसिड्यू बोलते हैं। किसका मिलेगा, सिल्वर का रेसिड्यू मिलेगा, क्योंकि सिल्वर तो बचा रहेगा ना, बाकी सारी चीजें उड़ जाएंगी वोलेटाइल कंपोनेंट के फॉर्म में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार्बोनेट, इट्स अबाउट नाइट्रेट, इट्स अबाउट एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऐसे ही प्लेटिनम के साथ भी है। प्लैटिनम के कोई भी कंपाउंड को ले लोगे और बहुत स्ट्रांग हीटिंग करोगे तो सब कुछ टूट के बिखर जाएगा, सिर्फ प्लैटिनम बचा रहेगा रेसिड्यू के फॉर्म में लास्ट के। समझ गए ना। गोल्ड का भी वही कहानी है। तो ये सब ऐसे बिल्कुल ही अलग कैटेगरी की, 3 कैटेगरीज में कैटायंस को देखो। पहली कैटेगरी वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, वेरी लो पोलराइजिंग पावर, इनकी कहानी बिल्कुल अलग। मोस्ट केसेस में डिकम्पोज नहीं करते हैं, करते भी हैं तो बाकियों से बिल्कुल अलग करते हैं। और जब भी आप हीटिंग करते हो ना और ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड हो, तो मोस्ट केसेस में पोलराइजिंग पावर डिसेंट इनफ है तो पहला प्रोडक्ट ऑक्साइड ही होता है। सिर्फ यहीं पे नहीं, मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले आपने ये ऑर्डर नोट कर लिया। सेकंड वाले केस में ये कितने एटम है इसके अंदर, मल्टीपल है, नहीं सर ऑक्साइड है। तो ये ऑक्साइड है तो इसमें टूटने जैसा कुछ नहीं है, फिर क्या करूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखना मतलब यार मेल्ट करने का मतलब आयंस को सेपरेट करना। आयंस को सेपरेट करेंगे कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, लैटिस। इनको लैटिस से देखो, तो लैटिस सबसे ज्यादा किसका होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, थर्मल स्टेबिलिटी। बेरिलियम ऑक्साइड फॉलोड बाई MgO फॉलोड बाई CaO। नाइट्रेट में भी देखो पॉलीएटॉमिक आ गया ना, तो इसमें ऑर्डर, सॉरी, हाँ मतलब मैंने सोचा ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, LiNO3, उससे ज्यादा NaNO3, उससे ज्यादा KNO3, उससे ज्यादा RbNO3 एंड सो ऑन। मल्टीपल, यानी इसको किससे सोचोगे, PP से। इसको किससे सोचोगे, लैटिस एनर्जी। इसको किससे, PP। इसको बताओ कैसे सोचोगे, फोर्थ वाले को कैसे सोचोगे, लैटिस। हाँ जी। अब कुछ लोग हैं यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन के बगल में 2 लिखा है, ऐसे नहीं देखते हैं। इसको ब्रेक करो ना आयंस के फॉर्म में, कैसा होता है ये, बेरिलियम 2+ एंड नाइट्रोजन -3। एक एटम है कि बहुत सारे एटम है, वो तो जब आप फॉर्मूला बनाते हो तो 2-3 हो जाता है ना। ब्रेक डाउन करके आयंस के फॉर्म में देखो, तो कैसे डिसाइड करेंगे, लैटिस एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे टूटने जैसा मल्टीपल एटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, समझ गए। तो कब लैटिस लगाना है, कब ये लगाना है, क्लियर हो गया।
बोलो बेटा, यहां तक हो गया? ओके, सो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी आपको क्लैरिटी हो गया, कैसे कब किनको सोचना है। अब आयनिक कंपाउंड का, आयनिक प्रॉपर्टीज का सबसे लास्ट टॉपिक है हम लोग का, वो है हाउ टू चेक कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। हेडिंग डालो, बिल्कुल नए पेज पे हेडिंग डालो, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। मिटा दो ये सब। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। देखो, किसी कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर आता क्यों है? आयनिक कैरेक्टर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है, आयंस बन जाए उनके वजह से आता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आता है? शेयरिंग के वजह से। यही है ना? तो बड़ा आसान सा है, बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई HF और NaF में आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, कैसे पता चल रहा है? तो आप बोलोगे सर इधर ट्रांसफर हो गया। वो ट्रांसफर कैसे पता चल रहा है? गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, इसका 2.1, इसमें गैप कम है। इसमें 4 है और इसका 0.9, गैप बहुत ज्यादा है। डेल्टा यानी XA माइनस XB अगर हाई है तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। हमेशा ध्यान रखना, आयोनिक एंड कोवेलेंट एक दूसरे के उल्टा होता है। और आयनिक कैरेक्टर देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इजंट इट? आयनिक कैरेक्टर को देखने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा? इसी में एक, वैसे तो कई सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया कि परसेंटेज ही निकाल लिया जाए, कितना परसेंट आयनिक है। वो बड़ा वियर्ड सा चीज है, लेकिन फॉर्मुलेशन कुछ मिलते हैं। एक पॉलिंग ने खुद दिया था, और पॉलिंग के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट के कॉम्बिनेशन ने, उन्होंने भी दिया था, नाम है हेनी स्मिथ। क्या इसके बारे में डिस्कस किया है क्या? इक्वेशन, इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3। अब आप इंटरेस्टिंगली इसमें ना सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा हुआ? सीजियम फ्लोराइड। इसके आयनिक कैरेक्टर को निकालना। सीजियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक क्यों है? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे दुनिया में कौन है? सीजियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है पूरी दुनिया में? फ्लोरीन। तो इसमें गैप सबसे ज्यादा है, इसका निकालना। ये भी 100% नहीं आएगा, करके देखो। हाँ, तो कहने का मतलब कोई 100% आयनिक हो ही नहीं सकता है कंपाउंड। क्यों नहीं होता है 100% आयनिक? कुछ ना कुछ शेयरिंग हो रही है। इस चीज को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा फजान्स रूल। हेडिंग डालो, कौन सी? कोवेलेंट कैरेक्टर वाली। उसके बाद ये लिखना था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद ये इक्वेशन मैंने पहले ही लिखवा दिया है। अब हम लोग पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं? फजान्स रूल के बारे में। तो देखो, ये तो समझ आया कि गैप कम रहेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यही ना? गैप ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। वो कम हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। लेकिन अभी भी बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आई, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें प्लस माइनस बन गया तो फिर कैसा कोवेलेंसी? तो इसी को समझाने के लिए फजान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया कि हो क्या रहा है। फजान्स फजान्स रूल पढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने 3 रूल दिए। बोला एक बारी कैटायन का पर्सपेक्टिव देखो, एक बारी एनायन का पर्सपेक्टिव देखो, और तीसरा वाला जब भी कैटायन के साइजेस सिमिलर हो जाएं तो कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है। ये 3 पर्सपेक्टिव उन्होंने दिए। जो पहला है उसको फजान्स फर्स्ट रूल बोलते हैं।
बड़ा आसान सा है। फजान थर्ड वाला भी मैं समझा देता हूँ, पहले एक एक करके समझाते हैं। इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने बोला देखो कोई भी जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो एक परफेक्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा जिसके अंदर कैटायन और एनायन के बीच में कहीं किसी तरह की कोई शेयरिंग ना हो। मेक सेंस ऑल्सो। शेयरिंग नहीं होगा तो परफेक्ट आयनिक कंपाउंड होंगे, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि हाँ बेटा, तो ध्यान से सुनो। तो जब भी आप एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देखते हो तो आइडियल आयनिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए, बिना किसी डिस्टॉर्शन के, यानी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। रियलिटी में क्या होता है, जैसे ही प्लस बनाते हो तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और नेगेटिव होने के साथ, साइज बड़ा होने के साथ इसके न्यूक्लियस से इस आउटर इलेक्ट्रॉन का फोर्स वीक पड़ जाता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। साइजेस बढ़ाओगे तो फोर्स वीकर हो जाएगा। तो इसका इस पे अट्रैक्शन खराब हो गया, लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन पे इस प्लस का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव को वो खींचेगा। इसके खींचने की वजह से ये जो ऑर्बिटल का शेप जो परफेक्ट स्फीयर जैसा होता है, परफेक्टली स्फेरिकल, ये डिस्टॉर्ट होकर के ओवल शेप में आ जाता है। बेसिकली शेयरिंग हो जाती है इनके बीच, डिस्टॉर्शन। इस फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया पोलराइजेशन। सो कोवेलेंसी इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। अब इस पोलराइजेशन में कैटायन का अपना रोल है, एनायन का अपना रोल है। भाई ये पोलराइजेशन ज्यादा कैसे हो सकता है, जब कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा से ज्यादा हो जाए, यानी इसका चार्ज ज्यादा हो जाए। +1 विल अट्रैक्ट बेटर, बट +2 हो जाए तो और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, +3 हो जाए तो और अच्छे से डिस्टॉर्ट करेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो कैटायन के लिए इन्होंने बोला कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन देखो, अगर पीपी ऑफ कैटायन इज हाई तो कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी हाई। क्यों हाई होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, शेयरिंग अच्छे से हो जाएगा, इसलिए इस तरह का चीज होगा। दूसरा, नेगेटिव आयन अगर मान लो कैटायन सेम होगा, जैसे मान लो कई कंपाउंड आते हैं, सोडियम का फ्लोराइड, सोडियम का ही क्लोराइड, सोडियम का ही ब्रोमाइड और सोडियम का ही आयोडाइड मान लो ले लिया, और ऊपर ले लिया मैंने लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का मान लो मैंने क्लोराइड ले लिया, सोडियम का क्लोराइड एंड पोटेशियम का क्लोराइड ले लिया। तो यहां देखो नेगेटिव आयन फिक्स है, यहां कैटायन बदल रहे हैं। किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये है, सीसी मतलब यहां कोवेलेंट कैरेक्टर। यहां क्या ऑर्डर होगा, कैटायन तो सब में सेम हो गए, इसकी एबिलिटी सबके लिए सेम हो गई। अब देखो नेगेटिव आयन कितना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल लूज कर देगा, यानी कितना इजीली पोलराइज हो जाएगा। तो इजीली पोलराइज होने की एबिलिटी को हम पोलराइजेबिलिटी नाम से देखते हैं। यहां पे डिफाइन किस चीज का किया इन्होंने, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी। अब बताओ कोई नेगेटिव आयन कितना इजीली पोलराइज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना बड़ा साइज हो नेगेटिव आयन का उतना ही अपने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, इसके नजदीक हो जाएगा तो ये खींच के डिस्टॉर्ट कर देगा। लार्जर द साइज easier is the polarization, isn't it? या दूसरा चीज क्या,
दूसरा चीज, अगर इस पर नेगेटिव ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो प्लस उस नेगेटिव को और अच्छे से खींच पाएगा। तो यहां पोलराइजेबिलिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनटू साइज, जबकि यहां पोलराइजिंग पावर था, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज अपॉन साइज। तो नेगेटिव अगर आ जाए तो देखो कौन आसानी से पोलराइज हो सकता है, तो आयोडाइड आसानी से पोलराइज हो सकता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बिगर है, इसलिए यहां शेयरिंग ज्यादा अच्छे से होगी, तो कोवेलेंसी यहां ज्यादा होगी। यहां कोवेलेंट कैरेक्टर देखोगे तो पोलराइजेबिलिटी तो आसान है। देखो, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आए किसका ज्यादा किसका कम, तो वो तो तुम हेनी स्मिथ इक्वेशन से भी कर सकते हो, वैल्यू नहीं देखना है। बताओ आयनिक कैरेक्टर किधर ज्यादा, जिधर गैप ज्यादा, ये ज्यादा आयनिक होगा, क्योंकि पोटेशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्लोरीन का ज्यादा। आयनिक ये ज्यादा तो कोवलेंट ये ज्यादा, ठीक उल्टा। तो ऑर्डर तो तुम उससे भी निकाल सकते हो, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग की हो क्या रहा है एक्चुअल में, कोवलेंट कैरेक्टर आ कहां से रहा है, तो बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन, इसके वजह से आता है कोवलेंट कैरेक्टर। एंड इसको समझने के लिए फजांस के रूल समझना जरूरी है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हो गया? अब तीसरा रूल किस चीज के लिए, तो तीसरा आता है ऐसे लिस्ट ऑफ कैटायंस के लिए जिनका चार्ज भी सेम, साइज भी सेम, और इनमें लिस्ट में आता है एक सोडियम आयन और दूसरा आपको मालूम है यहां दूर जाके एक कॉपर आयन। इनके चार्ज एंड साइज दोनों लगभग बराबर होते हैं। अरे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड देन अगेन इट डिक्रीजेस, तो इसका जो साइज है इसका साइज है, दोनों का लगभग बराबर होता है। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो दोनों का कोवेलेंट कैरेक्टर बराबर है, लेकिन ऐसा देखा गया कि कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हेलाइड्स ऑफ क्लोरीन से कहीं ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हेलाइड ऑफ कॉपर, जबकि इन दोनों के साइजेस सिमिलर साइज होते हैं। फिर कैसे यार, अब तो पोलराइजिंग पावर से भी नहीं दिख रहा है। तो पोलराइजिंग पावर के अंदर एक फैक्टर हिडन है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो है जेड स्टार। मुझे ये बताओ, इन दोनों का साइज तो सिमिलर है, चार्ज टू साइज रेशियो भी ठीक है, लेकिन क्या दोनों का इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी सेम है? आंसर है नहीं, क्योंकि कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर प्रेजेंट थे और डी की शील्डिंग पुअर होती है, जिस वजह से इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आता है, एंड दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट्स मोर स्ट्रांगली द फील्ड ऑफ नेगेटिव आयन एंड उसको डिस्टॉर्ट करता है। अच्छा, तब इतना लोग नहीं समझ पाते थे, तो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया कि यार ये क्या मामला क्या है, कॉन्फ़िगरेशन देख करके। तो कॉपर का जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये आएगा आर्गन 3d10। बोलो अग्री करते हो? अरे कॉपर का 3d10 4s1 होता है, s1 निकाल दो, d10 इसका करोगे तो ये सीधा सीधा नियॉन आ जाएगा, नहीं 1s2 2s2। इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसको बोलते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा बोलते हैं कि कैटायन हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू नोबल, बट रियलिटी आपको समझ में आया ना क्यों हो रहा है, जेड स्टार ज्यादा होने की वजह से। तो ये जो थर्ड रूल था उनमें इन्होंने यही लिखा था, कैटायन हैविंग स्यूडो नोबल। स्यूडो नोबल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका थर्ड शेल भरा है पूरा, देखो 3d10 है, 3p एंड 3s तो भरा ही है, लेकिन नोबल गैस के लिए डी नहीं भरता है, नोबल गैस के लिए क्या भरता है, p भर के रुक जाता है, उसके आगे नहीं भरता है। आप कोई भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन देखो, लास्ट में उनका np6 होगा, ये np6 के बाद उसी का d10 भी हो गया, तो दिस इज नॉट नोबल गैस बट अपियरिंग एज, इसलिए स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल भाषा में यार, डी ब्लॉक के कैटायंस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा एस ब्लॉक की तुलना में, अगर सिमिलर साइज हो गया तो भी, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो उसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सीसी, कोवेलेंट कैरेक्टर। दैट्स इट, यही रूल्स थे तीनों, इन्हीं को नोट करो और खत्म कहानी। लिखवा दूं मैं? लिखो। पहले तो ऐसे बना लोगे क्या, ऐसे फ्लोचार्ट टाइप में बना लो। ये दिखा लेना ना, ये आइडियल 100% आयनिक और ये पोलराइज्ड, मतलब कोवेलेंसी इज देयर हियर।
पोलराइज्ड एंड दिस इज 100% आयनिक। तो ये आइडियल केस है, ये प्रैक्टिकल केस है। हाँ बेटा, पोलराइज्ड है या शेयरिंग वाला केस है। थर्ड रूल में क्या है? cation having pseudonoble gas configuration will have more covalent character as compared to cation having noble gas configuration. Pseudonoble gas configuration, cation having pseudonoble gas configuration will have more covalent character than noble gas configuration. सभी के एक एक एग्जाम्पल लिख दिए हैं ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो, आप आराम से पहचान सको। पोलराइजिंग, कैटायन बदल रहा हो तो पोलराइजिंग पावर, एनायन बदल रहा हो तो पोलराइजेबिलिटी, और सिमिलर साइजेस के कैटायन आ जाए और चार्ज भी सेम हो तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, नोबल गैस बन रहा है कि स्यूडो नोबल गैस बन रहा है। गॉट इट? हाँ, तो अब बस एक लाइन लिख दो कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि अपने आप में इनफ है ये पूरे पॉइंट्स। लिखो तो, the covalency in ionic compound arises due to phenomena of polarization. The covalency या covalent character एक ही बात है। The covalency or covalent character arises in ionic compound due to what? बोलिए, due to the phenomena of polarization. Due to the phenomena of polarization. ओके, इस पोलराइजेशन में क्या चीज हो रहा है? कैटायन इज पोलराइजिंग नेगेटिव आयन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? डिस्टॉर्टिंग द शेप ऑफ नेगेटिव आयन एंड ट्राइंग टू बिल्ड सम कोवेलेंट शेयरिंग। ओके, तो लिखो, इन द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन कैटायन polarizes negative ion and negative ion gets polarized. Cation polarizes negative ion. Polarizes का मतलब बेटा डिस्टॉर्ट करना होता है। Cation polarizes negative ion and negative ion gets polarized. ओके, इसलिए cation के केस में क्या देखते हैं हम? पोलराइजिंग पावर, और एनायन के केस में क्या देखते हैं? पोलराइजेबिलिटी। इंटरेस्टिंग ये है, पोलराइजेबिलिटी चार्ज इनटू साइज होता है। ग्रेटर द चार्ज एंड ग्रेटर द साइज, ग्रेटर विल बी पोलराइजेबिलिटी। सो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? F माइनस से ज्यादा Cl, उससे ज्यादा Br, उससे ज्यादा I। ऑक्सीजन -2 से ज्यादा सल्फर का, सेलेनियम का उससे ज्यादा, एंड दैट्स हाउ इट विल बी। क्योंकि साइज बढ़ रहे हैं तो पोलराइज होने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। सल्फाइड्स के कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट होंगे एज कंपेयर टू ऑक्साइड। समझ गए? फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयोडाइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट होंगे और फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयोनिक होगा। गॉट दैट? सो दैट्स ऑल एवरीवन, वी आर डन विथ द लेक्चर। अगली क्लास से कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग।